हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमिका प्रतुल गुप्ता। लेट्स सी इस वीडियो में आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि एरिया की वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि सीधे सीधे अगर हम कहें तो एरिया क्या होता है, सीधे सीधे प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी कि एरिया किसी स्फेयर को लेके चल रहे हैं, एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के स्क्वायर के। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो यानी अगर मैं इसको हटाऊं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं, अनुक्रमानुपाती के साइन को अगर मैं हटाऊं, तो इसकी जगह मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा डेफिनेटली। तो वो कांस्टेंट है ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डेफिनेटली, बट इट इज नोन एज सॉलिड एंगल. So friends, in this lecture we are going to discuss about the solid angle. सॉलिड एंगल क्या होता है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आप किसी छोटे रीजन के लिए ले रहे हैं, जैसे कि ये आपका सर्कल है, स्फेयर है कोई, इसका आपने इतना एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा दैट इज नोन एज, ये जो कोनिकल, इसको ऐसे कोनिकल करके दिखाते हैं सॉलिड एंगल को, ये ओमेगा होगा। इसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करने की कोशिश करिए। जैसे आपने वेंडर, वाटरमेलन वेंडर को देखा होगा जो तरबूज बेचते हैं, वो उस पर कट लगा के रखते हैं। सपोज मान लीजिए इतना सा एरिया वो कट लगा के रखते हैं, तो वो नीचे तक ऐसे निकल के आता है। तो ये पूरा एरिया सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा होता है ना, वो कहलाता है सॉलिड एंगल। एक्चुअल में जो आर्क है, अगर हम 2D की बात करें, 2 डायमेंशनल की बात करें, तो जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है उसको सिंपली हम एंगल कहते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर ये 2D की चीज़ ना बन के 3D की बन जाए, आर्क की जगह सरफेस ही सेंटर पे एक एंगल बना रही हो, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। यानी सॉलिड एंगल क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर के लिए है कि एंगल सेंटर पे कितना फॉर्म हो रहा है सरफेस एरिया के थ्रू। इसे आप कोन से भी समझ सकते हो, जैसे कोन हो गई, तो इतना सरफेस एरिया, यहाँ पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, ये ओमेगा होगा। तो ओमेगा यानी 3 डायमेंशनल के लिए जो आप एंगल काउंट कर रहे हो दैट इज नोन एज योर सॉलिड एंगल। इसे हिंदी में घन कोण भी कहते हैं, ठीक है, ये बराबर। और अगर हम छोटे एरिया के लिए ले रहे हैं, डी ए एरिया के लिए ले रहे हैं, तो ये ओमेगा हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, इसे डी ओमेगा भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन अब अगर हम पूरे के पूरे स्फेयर के लिए देखें कि पूरा स्फेयर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उसके लिए देखिए डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, स्फेयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसे इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस विल बिकम ओमेगा, क्योंकि अब हम पूरे के लिए ले रहे हैं। डी ए की वैल्यू लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर रेडियस है, ऑब्वियसली आर रेडियस है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी 4 पाई हो गया मैक्सिमम। यानी पूरे गोले का अगर हम घनकोण देखें, पूरे कंप्लीट स्फेयर का सॉलिड एंगल देखें, तो उसकी वैल्यू होती है 4 पाई। ओके, सो आई गेस आपको अब सॉलिड एंगल घनकोण इजीली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बट स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और डाउट, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आप लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई देयर, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। तो ये दो चीज़ें हमारे को बहुत क्लियर होनी जरूरी है जब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज गॉस लॉ, गॉस थ्योरम. So in the next lecture we will discuss about the Gauss theorem and Gauss law, and I hope it is clear to you. And yes, if जो सरफेस है इट इज़ नॉट स्फेरिकल, वो पर्टिकुलर परफेक्ट स्फेयर नहीं है, या जो सेंटर है वो स्फेयर का सेंटर नहीं है, उस केस में क्या होगा, ये देखिए ये इमेज है, ये ओ है बिंदु, और इससे आर डिस्टेंस पे ये एरिया है डी ए एन, सॉरी डी ए, ठीक है। इससे पास होने वाला फ्लक्स हमें निकालना था जिसकी दूरी है आर। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फ्रॉम द फॉर्मूला ओमेगा शुड बी इक्वल टू अभिलंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ कैसा होना चाहिए, अभिलंबवत होना चाहिए फील्ड लाइंस के लिए। तो यानी कि ये तो अभिलंबवत नहीं है,
तो हमने इसके लिए एक परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ की है इसी पॉइंट से। तो ये हो गई परपेंडिकुलर सरफेस। मान लीजिए इसका एरिया है DAN, ओके, और इन दोनों के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। अब फॉर्मूले में एक्चुअल में ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि ओमेगा शुड बी इक्वल टू अभिलंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन आर स्क्वायर। तभी तो आर जब अभिलंबवत होगा तभी तो आर इसके लिए सेम रहेगी हर जगह पर, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालेंगे, अभिलंब पृष्ठ का क्षेत्रफल, अभिलंब पृष्ठ यहाँ पर कौन सा, दैट इज DAN। तो फॉर्मूला बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू DAN अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अब आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालो ट्रायंगुलर फॉर्मूला लगा के। अगर इन दोनों सरफेसेस के बीच एंगल थीटा बन रहा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो DAN अपॉन DA, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। देयरफॉर इससे DAN की वैल्यू क्या निकल के आती है, DA cos थीटा। अब इस DA cos थीटा को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओमेगा फॉर्मूला जो है इसकी वैल्यू निकल के आ गई DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम डी ओमेगा भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको छोटा ही मतलब शॉर्ट लेके चल रहे हैं छोटे एंगल के लिए, तो डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है किसका, सॉलिड एंगल का। ओके, डिपेंड्स कि कैसी सिचुएशन है। आपने अगर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो आप डी ओमेगा निकालोगे, लेकिन अगर यही कंप्लीट है तो ये सीधे सीधे ओमेगा ही रहेगा। आई थिंक आपको भी सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर, गुड लक, गुड डे।